नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के साथ बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे तबाह होते फ्रांस की, यूसीसी के साथ तेज होती एनआरसी की मांग की। फ्रांस की वर्तमान स्थिति को देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। जो फ्रांस पूरी दुनिया को हथियार बेचता है, जो फ्रांस वैश्विक महाशक्ति है, वो फ्रांस आज जल रहा है, सुलग रहा है, तबाह हो रहा है। न फ्रांस का राफेल काम आ रहा है और न ही परमाणु बम। इस बीच भारत में यूसीसी लाने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ भारत में यूसीसी को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ फ्रांस की भयावह स्थिति को देखते हुए भारत में यूसीसी के साथ एनआरसी लाने की भी मांग तेज होती जा रही है। यूसीसी लाकर देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून तो आ जाएगा, लेकिन एनआरसी लाकर भारत को उस घुसपैठी संक्रमण से मुक्ति कब दिलाई जाएगी जो कैंसर बनकर भारत को तबाह कर रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो भारत के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद को अंजाम दे रहे हैं, आतंकी गतिविधियों के टूल किट भी बनते जा रहे हैं। जो फ्रांस एक समय दुनिया को मानवता की दुहाई देता था, वेलकम रिफ्यूजी के बैनर लहराता हुआ दिखाई पड़ता था, वही शरणार्थी आज फ्रांस की अर्थी निकालने पर आमदा है। भारत फ्रांस ना बने, इसीलिए यह मांग की जा रही है कि यूसीसी के साथ एनआरसी को भी लाया जाए और देश को घुसपैठी संक्रमण से मुक्ति दिलाई जाए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्या भारत भी आने वाले समय में फ्रांस बन सकता है? क्या एनआरसी कानून यूसीसी से भी ज्यादा आवश्यक है? सवाल यह भी है कि आखिर मानवता के नाम पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन क्यों किया जा रहा है? और क्या मजहबी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति देश की सुरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। यूसीसी को लेकर देश का सियासी तापमान गर्म है। पीएम मोदी स्वयं यूसीसी के पक्ष में खुला बयान दे चुके हैं। एक तरफ बीजेपी यूसीसी लाने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी यूसीसी के विरोध में है। यूसीसी को लेकर जिस तरह से सत्ता और विपक्ष आमने सामने है, उसे देखते हुए 2024 लोकसभा चुनाव की सियासी पिच तय होती नजर आ रही है। देश में समानता के लिए जितना आवश्यक यूसीसी है, देश को बचाने के लिए उतना ही आवश्यक एनआरसी भी है। भारत में एनआरसी क्यों आवश्यक है? इसके लिए फ्रांस एक ज्वलंत उदाहरण है। जो फ्रांस एक वैश्विक महाशक्ति है, जो फ्रांस दुनिया का सशक्त और संपन्न देश है, जो फ्रांस आज चल रहा है, सुलग रहा है। एक समय फ्रांस ने जिन शरणार्थियों के लिए वेलकम रिफ्यूजी का झंडा बुलंद किया था, वही शरणार्थी आज फ्रांस को हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। जिन लोगों को फ्रांस ने शरणार्थी बनकर शरण दी, वही लोग आज फ्रांस की अर्थी निकालने पर आमदा हैं। भारत का भी एक बड़ा वर्ग ऐसे लोगों को शरण देने का पक्षधर है। न सिर्फ बांग्लादेशी बल्कि रोहिंग्या घुसपैठी भारतवर्ष को दीमक की तरह संक्रमित कर रहे हैं। शरणार्थियों के जिस बारूद से आज विकसित फ्रांस तबाह हो रहा है, मजहबी चरमपंथ का शिकार हो रहा है, भारतवर्ष में भी वही भारी संख्या में वही बारूद मौजूद है। फ्रांस में जहां 50 लाख के आसपास मुस्लिम शरणार्थी हैं, तो वहीं भारत में इनके आंकड़े 5 करोड़ से भी ज्यादा है। 2016 में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। 2004 में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। भारत सरकार संसद में इस बात को स्वीकार भी कर चुकी है कि रोहिंग्या भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा है। जब 50 लाख शरणार्थी फ्रांस को तबाह कर सकते हैं, तो भारत में तो इनकी जनसंख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत में यूसीसी से ज्यादा एनआरसी की आवश्यकता है? सवाल ये भी है कि आखिर मोदी सरकार एनआरसी कब लेकर आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, क्योंकि देश में एनआरसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यूसीसी लेकर आ रहे हैं, यूसीसी का पूरा देश स्वागत कर रहा है, लेकिन यूसीसी से पहले आपको एनआरसी लाने की जरूरत है। और एनआरसी लाने की क्यों जरूरत है, इस बात का जीता जागता उदाहरण फ्रांस है। फ्रांस किस तरीके से
झुलसा है, किस तरीके से आग के हवाले किया गया, किस तरीके से उसको बर्बाद किया गया, दुकानों को आग के हवाले किया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को वहां पर निशाना बनाया गया, इसका जीता जागता सबूत वहां पर देखने को मिला है। और इसीलिए अब भारत में यह मांग बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है कि फ्रांस जैसे हालात भारत में ना बने, इसके लिए अब आप यूसीसी लाइए, कोई आपसे मना नहीं कर रहा है, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए कि यूसीसी आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले देश को सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी चीज की है तो वो है एनआरसी। इसको लेकर चर्चा करते हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम खान साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अमितोष पारिक जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, और इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अमितोष जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, क्या सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अमितोष जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। क्या आप भी मानते हैं कि यूसीसी से ज्यादा आवश्यकता देश में एनआरसी लाने की है, जो कि पेंडिंग पड़ी है, और देश अब ये मांग कर रहा है कि आप एनआरसी लाइए, पहले एनआरसी लाइए उसके बाद यूसीसी लाइए, दोनों को साथ लाना चाहते हैं, दोनों को साथ लाइए, स्वागत है। लेकिन जितनी आवश्यकता यूसीसी के देश को है उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता इस वक्त एनआरसी की है, मानते हैं आप ऐसा? बिल्कुल निसंदेह, इसमें कोई दोहराया ही नहीं है। और मानना, और क्योंकि देश की ये आवश्यकता है, और मैं बताता हूँ आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता अमित जी इसलिए है क्योंकि इस देश के अंदर में अगर एनआरसी जैसी बात करी जाए तो एनआरसी क्या है, भ्रम कराया फैलाया जाता है एक प्रॉपर कम्युनिस्ट एजेंडा के द्वारा या किसी तरह के जिहादियों के द्वारा जो इस देश के अंदर में आ चुके हैं। समझने की आवश्यकता है कि एनआरसी इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करता है, रेफ्यूजीज की बात नहीं करता है। रेफ्यूजीज के अंदर में फॉरेन, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। अमितोष जी आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर, आपको मैं सुन पा रहा हूं, हम सभी को आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। अमितोष जी आप सुन पा रहे हैं क्या? अमितोष जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए, आप, आपकी आवाज आ रही है हम तक? चलिए, लगता है उनको आवाज नहीं जा रही है हमारी, अचानक से कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, हाजी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, उनको भी आवाज नहीं आ रही। खेमचंद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? खेमचंद जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? अमितोष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं चाहता हूं कि बिना समय गवाए आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि पहले आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए और डिस्कनेक्ट हो गया था कॉल। जी बोलिए आप। जी अमित सर, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जाता है कम्युनिस्ट मीडिया के द्वारा, और एक यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे आगे आके वो भी ये बात बोलेंगे अमित सर। इलीगल माइग्रेंट्स और रेफ्यूजी में बहुत बड़ा अंतर है। इलीगल माइग्रेंट्स वो नहीं है जिनको अपने देश के अंदर में कोई दिक्कत आ रही है, जिनको अपने ही देश में कोई परेशानी हो रही है, जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और दूसरे देश में आके असाइलम लेते हैं, वो रेफ्यूजी कहलाएंगे। लेकिन इलीगल माइग्रेंट जो है, जो किसी बिना लॉ एंड परमिशन के किसी दूसरे देश में आते हैं, और भारत ना तो यूएन चार्टर का सिग्नेटरी है, ना ही 16.7 का प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी है, तो ये बात समझने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए असम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, नागालैंड, मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न सब साथ आके एनआरसी की मांग क्यों कर रहे हैं? आज मेरे घर में कोई भी व्यक्ति आता है मेरे परिवार के विरुद्ध और आके यहाँ बैठ जाता है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? मैं उसको यहाँ पे शरणार्थी बना के रख लूंगा या फिर मैं उसको मेरे घर से निकालूंगा? और यही तो देश कर रहा है, और यही फ्रांस को भी करना चाहिए था, यही पोलैंड भी कर रहा है। तो आप ही देखिए ऐसी क्यों आवश्यकता है अमित सर? आवश्यकता इसलिए क्योंकि मार्च 25, 1971 में असम अकॉर्ड हुआ था, राजीव गांधी जी ने किया, लेकिन नहीं फॉलो हुआ। क्यों फॉलो नहीं हुआ? क्योंकि असम में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, और गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या करा गया, वहां पर जब प्रेसिडेंट रूल लग गया, उस प्रेसिडेंट रूल को लगाने के बाद जब वहां की ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपोज करा कि यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स और रोहिंग्या इनको हटाया जाए, तो इंदिरा गांधी ने वहां पर नरसंहार कर दिया। क्यों? क्योंकि सत्ता चाहिए थी उन्हें। और नरसंहार कितना बड़े किया था, मोस्ट पीसफुल इलेक्शन हैज टर्न्ड इनटू द मोस्ट वायलेंस इलेक्शन ऑफ द कंट्री, और नेली मैसेकर की तरह नाम दिया गया था 1983 के अंदर में। और फ्रंटलाइन में एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, अमित सर मैं कोट करता हूं, वन हैज टू लेट सच इवेंट्स टेक देयर ओन कोर्स बिफोर स्टेपिंग इन।
आज 688 क्रिमिनल केसेस है इलीगल माइग्रेंट्स की तरफ से जहां पे असम में हुए थे। एक भी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं हुआ कांग्रेस सरकार के अंदर में। और आज बढ़ते हुए तादाद पे से भारत में नहीं, यूरोपियन यूनियन के अंदर में आप देख लीजिए, उन्होंने अपनी पूरी बॉर्डर्स पे फेंस कर दी। क्यों? क्योंकि इलीगल माइग्रेंट यहाँ पे अपने परिवार बचाने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में देख लीजिए, लेकिन जहां पर नहीं करा गया, जहां पे सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाया गया, वहां देखिए क्या होता है। वहां फ्रांस की जैसी हालत होती है, जहां लाइब्रेरियां जला दी जाती है, जहां पे सड़कों पे उतर जाता है, जहां पे मारधाड़ हो जाती है। तो आज भारत में समझने की आवश्यकता है कि जो इलीगल रोहिंग्या अन्य कई जो भारत के अंदर में आ चुके हैं, अपने साफ स्तर है कांग्रेस का अगेंस्ट करते हुए भाजपा ने साफ कहा है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में दैट वी आर नॉट अलाउइंग एनी इलीगल माइग्रेंट्स टू सेटल इन इंडिया। और किस बात की दिक्कत हो रही है अगर मैं मेरे देश को बचाने के लिए किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को हटा दूंगा? रेफ्यूजी थोड़ी ना है वो। ठीक है, तो एनआरसी की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे साथ हाजिर आजम की जगह अभी सईद असगर साहब जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका भी सर। थैंक यू सर। जी सईद जी, आप मानते हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको भारत से भगाने का वक्त आ चुका है? यूसीसी सरकार ला रही है, लेकिन यूसीसी से पहले एनआरसी की सख्त जरूरत है इस देश को। फ्रांस में हमने देखा क्या कुछ हुआ, आपको भी पता होगा। देखिए, हमारा जो नारा है वो अखंड भारत का है, और अखंड भारत में इस वक्त की 32 कंट्रीज वो भारत का हिस्सा है। जो जिसको हम कभी जम्बू द्वीप किया करते थे, कहा करते थे, वो सब चीज हमें चाहिए। अब उसको हम, हमारी जो सीमाएं हैं भारत की, वो वहां तक पहुंचेंगी। दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि जो एक सूत्र मुझे याद आ रहा है, अयम निजो परम वेति गण न लघु चेतसाम उदार चित्र नामसु वसुधैव कुटुंबकम, के इस बात पे गिनती करना कि ये मेरा नहीं है, ये कोई और है। अयम निजो परम वेति गण न लघु चेतसाम, छोटे दिल के लोग करते हैं। और जिनका उदार चित होता है, जिनका दिल बड़ा होता है, जो मोदी जी का सपना है और हमारा भी ये सपना है, और वेदों में ये बात की गई कि भारत विश्व नरेश पद पर विराजमान होगा। वसुधैव कुटुंबकम, नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। और जो बात आप कह रहे हैं उन सब का मतलब ये तो नहीं है ना कि आतंकियों को बसने दिया जाए, ये तो इसका मतलब नहीं है। बिल्कुल अमित सर, आपने आतंकी शब्द अभी बोला है। हाँ, पहले आपने तो क्या नहीं, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? आप बताइए ना क्या गलत बोल रहा हूँ मैं, क्या गलत बोल रहा हूँ आप बताइए। पहले मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो आप बताइए। नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और कई ऐसे रोहिंग्या हैं जिनका आतंकवादी वारदातों में जिनकी संलिप्तता पाई गई है, वो उसमें शामिल रहे। भाई संदिग्धता पाई, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं, आप बताइए ना। कोई दिक्कत नहीं है, गिरफ्तार करो, उनको सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारा दिल बड़ा रखना पड़ेगा। भारत को विश्व नरेश पर आतंकियों को पालने के लिए, तो हमें आतंकियों को पालने के लिए थोड़ी दिल बड़ा करेंगे। आतंकियों को पालने के लिए थोड़ा बड़ा करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आपने सुना नहीं क्या? सजा की कही है ना पहले मैंने बात। एंकर साहब, आपने सुना नहीं पहले मैंने क्या कहा? मैंने वो बात भी आपकी सुनी है, मैंने वो बात भी आपकी सुनी है। उसी बात को बोलो ना आप, सेकंड बात क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा बोलिए, चलिए बोलिए। दूसरा, मैं जो पकड़ रहा हूँ आप मुझे पकड़ने दीजिए सर। जो मेरा काम है वो तो मैं करूंगा। बोलिए आप। नहीं, आप काम करो, लेकिन होमवर्क करके आओ। नहीं, मेरा पूरा होमवर्क है सर, आप अपनी बात करिए। नहीं, आप अपनी बात करिए, मेरा पूरा होमवर्क है सर। भारत का जो मोटिव है, और जो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया की लीडिंग करे, तो इसके लिए हमें उदार चित्त रखना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो हम कहते हैं, तो उससे पहले का जो मंत्र है वो तो यही है ना कि अयम निजो परम वेति गण न लघु चेतसाम। इस बात पे गिनती करना कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा है और ये उसका है, तो ये तो छोटे दिल के लोग करते हैं। हमें तो इस वक्त के जो 32 राष्ट्र हैं, 32 कंट्रीज, वो भारत का हिस्सा थी। जम्बू द्वीप जिसको हम कहा करते थे, वो अखंड भारत हमें चाहिए, और हम तभी विश्व नरेश पद पर विराजमान होंगे जब ये सब चीज हम ले लेंगे। रही बात आतंक की और आतंकियों की, तो कोई भी अगर ऐसी घटना देश के अंदर भी अगर करता है, देश का व्यक्ति भी करता है, कोई जो है सेना की जो है वो रिपोर्टें लीक करता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं कितने नाम आपको गिना दूंगा अभी। नहीं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनआरसी, सीएए और एनआरसी का आपने विरोध किया था, अब यूसीसी का भी आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन एनआरसी तो अभी भी देश के अंदर लागू नहीं हुआ। तो आप क्या, नहीं, मैं ये मानूं कि सीएए और यूसीसी का जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे थे, उसी तरीके से एनआरसी का भी आप विरोध कर रहे हैं, जो कि पहले भी कर रहे थे और आज भी आपको लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भारत फ्रांस से कोई सबक ना ले, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? फ्रांस में जो कुछ हुआ वो देखा है ना आपने?
फ्रांस की रिपोर्ट क्या है पता है? नहीं, वेलकम रिफ्यूजी करा ना उसने वेलकम रिफ्यूजी किया ना। नहीं, इमिग्रेट ने वहां पर दंगे नहीं किए हैं, सबने किए हैं, फ्रांसीस ने भी लूटा है। आप रिपोर्ट पढ़िए, क्या बात कर रहे हो? फ्रांस के अंदर कोई इमिग्रेट ने दंगे नहीं जवाब किए दीजिए, अमितोषी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, अमित सर, लौटूंगा आपके पास, बोलिए। अमित सर, मैं एक बहुत छोटी बात इनसे पूछना चाहता हूं कि वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं और जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या जम्बू द्वीप की बात और वासुदेव कुटुंबकम की बात करती कि मैं मेरे भारत राष्ट्र को किसी भी तरह के आतंकवादी या इलीगल माइग्रेंट्स के हाथ में दे दूंगा? और अगर देना ही अगर होता तो आप एक्ट पढ़ के आया करिए, आप एंकर पे सवाल उठाने से पहले खुद होमवर्क करके आया करें। फॉरेन एक्ट कहता है, फॉरेनर्स एक्ट, कि इंडिया में कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं रहेगा। पासपोर्ट एक्ट 1920 कहता है कि सारे जो इलीगल माइग्रेंट उनको बाहर भेजा जाएगा। और यूडीएचआर का आर्टिकल 13 और 14 बात करता है, इस्लामिक स्कॉलर साहब, सिर्फ वो रोहिंग्या मुसलमान है इसलिए उनकी तरफदारी करना बंद करिए। आज यूरोपियन यूनियन के अंदर क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि सीरिया अफगानिस्तान से वो यहाँ आ रहे हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश में आ गई, क्या हो रहा है जमा बांग्लादेश के अंदर में? तो भारत को भी अगर बात बनना चाहते हैं कि सीरिया अफगानिस्तान बन जाए, तो आपकी जम्मू द्वीप की परिभाषा गलत है, इसको सही कर लीजिए। भाई इनकी यही परेशानी है कि एक टॉपिक पे बात नहीं करते, ये एंकर बनने की कोशिश करते हैं, जवाब सुनने की इनके मन में है नहीं। इसलिए एंकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जवाब सुन लो। नहीं, वो तो जवाब दे रहे हैं आपकी बात, कहाँ वो एंकर बन रहे हैं? जब यहाँ कंडक्ट कर रहा है, एंकर की भूमिका में तो मैं, वो मेरी जिम्मेदारी है सर, वो आप दोनों मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, आप अपना काम करिए, दोनों से मेरी गुजारिश मैं है। ये कह रहा हूं, अगर ये 4 बातें बोलेंगे तो 4 बातों के फिर जवाब भी सुनने पड़ेंगे। बोलिए, जल्दी से बोलिए, बाकी 2 भी है सर, उनके पास भी जाना है मुझे। बोलिए, आप बोलिए जल्दी, मेरी जवाब सुनिए। हाँ बोलिए। भारत के अंदर रहते हुए भारत के विरुद्ध कोई भी गैर कानूनी काम करता है, वो हिंदू हो, रोहिंग्याज हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान की है और उसे पहुंचाया जाता है। कोई भी भारतीय संविधान से नहीं बच सकता। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। खेमचंद जी उम्मीद करें, खेमचंद जी उम्मीद करें, पूरा देश है उम्मीद लगाए बैठा है आप लोगों से कि यूसीसी से पहले आप एनआरसी लेकर आएंगे। ये मांग बहुत ज्यादा तेज हो गई है अब। खेमचंद जी, सीधा सवाल मेरा आपसे। अमित जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपके, प्रॉपर आवाज आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले सीए लाई, सीए इम्प्लीमेंट हो रहा है, होगा, अब यूसीसी ला रही है और यूसीसी बहुत जरूरी है। अभी हमारे शहीद भाई कह रहे थे कि वे वसुदेव कुटुंबकम, अरे भारत ने तो किया है, भारत ने सबका स्वागत किया है। हिंदुओं का जो देश था उसमें मुसलमान भी आए, ईसाई भी आए, पारसी भी आए, सब धर्मों के लोग आए। यहाँ पे खूब फले फूले, यहाँ पे कई गुना उनकी पॉपुलेशन बढ़ी। भारत ही मात्र ऐसा देश है जहाँ पे माइनॉरिटी ने अपने आप को खूब एक्सपेंड किया, नंबर्स में भी एक्सपेंड किया, धन में भी एक्सपेंड किया, शिक्षा में भी एक्सपेंड किया, खूब एक्सपेंड किया। लेकिन आज की जो समस्या ये है कि यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हुए लगातार जो आ रहे हैं, भारत की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कदम उठाना बहुत जरूरी। दूसरा, जो हमारी माइनॉरिटीज में, उसमें तो क्या कदम उठाया आपकी सरकार ने? क्या कदम उठाया? मैं आ रहा हूँ भाई जी, नहीं पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। हमने सीए हमने इम्प्लीमेंट किया है। एनआरसी के लेकर क्या, एनआरसी को लेकर आपने क्या किया? समय आएगा, एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ ना देश में, ये तो बात सच है अमित जी। अभी एनआरसी लागू नहीं हुआ जी, लेकिन सीए एक बड़ा कदम है, यूसीसी एक बड़ा कदम है। जब समय आएगा एनआरसी पे बात होगी। अभी जो 2 कानून है, जरूरी कानून है, यूसीसी एड्रेस करता है माइनॉरिटीज में तो चलिए ठीक है। खेमचंद जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। खेमचंद जी एक मिनट, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये अमितोषी को कहीं जाना है। अमितोषी बहुत धन्यवाद आपका, अमितोषी को कहीं जाना है। बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे बार बार बोला जा रहा है जी, बहुत धन्यवाद आपका। फिर कभी मुलाकात होगी सर। थैंक यू सो मच जी। खेमचंद जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार ने ये तय किया है, इस समय माइनॉरिटी में जो महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। दूसरा, इन कुरीतियों की वजह से जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उसके लिए एक देश में एक कानून लाना बहुत जरूरी है, ताकि सभी समानता से आगे बढ़ सकें, भारत फिर से इंटीग्रेट हो सके, ढंग से इंटीग्रेट हो सके। देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए ये यूसीसी जरूरी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस पे समग्र डिस्कशन कर रही है और जल्दी इस पे कानून लाया जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है ये कानून संसद से पास होगा, सब लोग इसका सहयोग करेंगे, क्योंकि इससे देश की अखंडता और एकता बढ़ेगी और सबको समान अधिकार मिलेंगे। इसमें ये नहीं होगा कि भाई एक धर्म है तो 4 शादी कर सकता है, एक धर्म है तो आपके पास तलाक का अधिकार है, एक धर्म में तो आपको तलाक का अधिकार ही नहीं है, या मुस्लिम महिलाओं के पास तलाक का अधिकार ही नहीं है, 4 उनके
पति उनके 4-4 शादी कर लेते हैं, 20-20, 25-25 बच्चे हो रहे हैं, तो उससे पूरा जो सिस्टम है वो चौपट हो रहा है। हमारे जो आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एनआरसी की भी कुछ भी बोल रहे हैं बैठे हुए, कुछ भी बोल रहे हैं, कभी मुस्लिम महिलाओं की चिंता हो रही है इनको। यूसीसी का स्वागत है, यूसीसी आप लेकर आइए, लेकिन उससे भी ज्यादा अति आवश्यकता अगर किसी चीज की लग रही है सर, फ्रांस को देखते हुए, फ्रांस आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण है सर, सबसे बड़ा एग्जांपल है, उसको ध्यान में रखते हुए देखिए, आपको नहीं लगता है कि देश की अगर सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है तो वो है एनआरसी लाए जाने की? आप एनआरसी यूसीसी दोनों लेकर आइए, लेकिन एनआरसी आपको पहले लानी होगी। अमित जी, सबका अपना समय होता है। अभी सरकार ने यूसीसी का तय किया है, यूसीसी इंप्लीमेंट करनी है, उचित समय पे एनआरसी भी आएगा। सीए ऑलरेडी आ चुका है, अभी हमें जो आ चुका है उस पर बात करनी है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है, उसको हमें पूरी तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचाना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्रांस में जो हो रहा है वहां पे जो इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से हो रहा है, जिस तरीके से उनको छूट दी गई, बढ़ावा दिया गया, उनको हर जगह जब भी कोई उनको दिक्कत है या दिक्कत नहीं भी है, वो अननेसेसरी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा दिया गया, डेमोस्ट्रेशन के नाम पे उनको छूट दी गई, आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हो। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पे आगजनी की गई, लूटपाट की गई, लाइब्रेरी को जलाया गया, और अब वो कब कंट्रोल में आए? जब वहां पे जो राइट विंगर्स हैं वो खुद लठ लेके जब रास्ते पे आ गए, जब खुद पेट्रोलिंग करने लग गए, जब सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वो हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के खड़े। चलिए खेमचंद जी, मैं आऊंगा आपके पास। भरत जी, आप भी मानते हैं कि ये जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और रोहिंग्या जो हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए ये खतरा है, और सरकार यूसीसी ला रही है। हालांकि उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना रुख जो है वो स्पष्ट नहीं किया है। आप तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ड्राफ्ट बनाइए, ड्राफ्ट को कैबिनेट में लेकर आइए, उसके बाद इस पर हम कुछ कहेंगे, स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में है, जो सियासी गलियारों में चर्चा है। ठीक है, यूसीसी को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन एनआरसी, आपको लगता है कि फ्रांस के हालातों को देखते हुए, फ्रांस को जिस तरीके से आग में झोंक दिया गया, उसको ध्यान में रखते हुए अब देश के अंदर एनआरसी की सख्त जरूरत है? मानती है कांग्रेस पार्टी ऐसा? थैंक यू सो मच भरत जी। लेकिन किसके लिए ताली, किसके लिए ताली हो रही है? फ्रांस की चिंता आपको बहुत है अमित जी, धन्यवाद। नहीं, अरे मैं तो अपने देश की चिंता कर रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं फ्रांस से एग्जांपल लेकर अपने देश की चिंता कर रहा हूं सर मैं, और हर भारतीय नागरिक कर रहा है सर। और इस पर आप अगर ताली बजा रहे हैं, इसके लिए अगर ताली बजा रहे हैं, या तो आप नहीं देखे ताली बजाकर, या तो आप मजाक बना रहे हैं, और जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, आपकी ये जो ताली है सर, अब ये ताली कैसे बजा रहे हैं, किस उसमें मतलब किस तरीके से आप बजा रहे हैं, या क्या इसका संदर्भ है, ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन आप अगर मजाक बना रहे हैं इस बात का, तो फिर सर देखिए जाए, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप सही नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देश की सुरक्षा का ये मामला है सर, देश की संप्रभुता का ये मामला है, देश की एकता और अखंडता का ये मामला है सर। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसका मजाक मत बनाइए सर, आप प्लीज इसका मजाक मत बनाइए। ये मजाक का विषय है ही नहीं भरत जी, मजाक का विषय है ही नहीं ये। बोलिए आप, बोलिए भरत जी, बोलिए। और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। नहीं, मेरा हो गया, आप बोलिए सर। आप आपकी बात। 20 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। नहीं, आप बोलिए। आप तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सिर्फ सुनिए। आपने सवाल किया, उसका जवाब देने के बाद सुनिए। ताली इसलिए बजाए ना कि मुझे आप पे हंसी आती है, नहीं इसलिए हंसी आती है सर। आप अपने ऊपर हंसिए, मेरे ऊपर मत हंसिए सर। भाई बता रहा हूँ इसलिए हंसी आती है ना, सुन तो लीजिए। अरे सर 60-70 साल राज किया है कांग्रेस पार्टी देश के ऊपर। घुसपैठियों को पहले भगा देते तो इस पर चर्चा ही नहीं करते ना हम आज। तो आपकी हिम्मत नहीं होती है, हम इसकी चर्चा ही नहीं करते सर। चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है कि वो काम आप कर ही नहीं पाए, जो काम आपको करना चाहिए था, जो देश की जनता ने आपको मौका दिया, वो काम आप कर ही नहीं पाए, इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है। और आप हंसी उड़ा रहे हैं सर, आप उस बात का मजाक बना रहे हैं। मतलब इतना गंभीर मुद्दा, इतना गंभीर मुद्दा। अरे तो आप बना रहे हो देश का, देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ी है सर, और आप उसका मजाक बना रहे हैं। आप उसका मजाक बना रहे हैं। का मजाक आप जैसे एंकर बनाते हैं सर। आप अपनी चिंता करिए सर। मैं मणिपुर नहीं दिखता है, मणिपुर नहीं दिखता है, फ्रांस दिखता है आपको। सर मणिपुर भी दिख रहा है, नहीं दिखता है, मणिपुर भी दिख रहा है, नहीं दिखता है। सरकार कर रही है वहां पर काम सर। देश के गृहमंत्री 4-5 दिन वहां पर बिताकर आए सर। चले गए आप अमित जी, फ्रांस चले गए। हाँ, और उसके बाद मणिपुर आपको नहीं दिखा सर। मणिपुर की भी चर्चा करी है हमने,
मणिपुर को लेकर भी चर्चा की है। कब चर्चा किया आपने? आप सुदर्शन न्यूज देखा करिए पहले, उसके बाद आप बात करिए। अब अपनी बात रखिए आप। मैं आपसे अब बोलिए करता हूं जी। कि आप ना विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए, कम से कम विपक्ष की बातों को भी सुनिए। आप सत्ताधारी के साथ में खड़े रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए। मैं ये हंस रहा था, मैं इसलिए ताली बजा रहा था कि हमारे अमित जी को फ्रांस की चिंता ज्यादा है, मगर मणिपुर की चिंता ज्यादा नहीं है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री को विदेश की चिंता ज्यादा है, लेकिन मणिपुर की चिंता ज्यादा नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि मणिपुर भी लगता है मुझे फ्रांस में, इसलिए दुख होता है। अमित जी देखिए, 300 सीटें किसके पास है? आज सरकार 9 साल से कौन चला रहा है? क्या वो कांग्रेस पार्टी चला रही है? क्या वो विपक्ष चला रही है? अगर इनको एनआरसी लाना है, अगर यूसीसी लाना है तो लाइए ना भाई, आपको किसने रोका है? लेकिन उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। तो उसके बाद तो हम बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? हमारे देश में कोई घुसपैठिया आएगा, हमारे देश को तोड़ के जाएगा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी तो हरगिज नहीं बर्दाश्त करेगी। लेकिन तकलीफ होता है, तकलीफ ये होता है कि जब जो है फ्रांस की बात हो रही थी, अभी तक मैं सुन रहा था, बहुत धैर्य से सुन रहा था सबकी बातें अमित भाई, लेकिन तकलीफ होती है। मणिपुर भी है ना, आपके भाई लोग हैं अमित जी, हमारे भाई हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब लेते हैं। खेमचंद जी जवाब दीजिए, खेमचंद जी जवाब दीजिए। अगर फ्रांस की हमें चिंता हो रही है तो मणिपुर की चिंता होनी चाहिए, ये कहना है उनका, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस अलग अलग बातों में विश्वास रखती है। क्या मणिपुर में होम मिनिस्टर साहब नहीं गए? क्या होम मिनिस्टर साहब लगातार रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं? क्या वहां पे स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं किया गया है? क्या वहां आपस में बातचीत नहीं करवाई जा रही है? लेकिन कांग्रेस जिसने मणिपुर को जलाया, जिसने समस्या क्रिएट की, आज उसी की राजनीति करे, लाशों पर राजनीति करना चाहती है। मणिपुर की समस्या कांग्रेस ने क्रिएट की, कांग्रेस के जमाने में क्रिएट हुई, कांग्रेस के जमाने में वर्ष हुई, कांग्रेस की वजह से वर्ष हुई, और आज वो लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। अरे वो सेंसिटिव मैटर, इस पे तो कम से कम राजनीति मत करो, देश हित पे तो राजनीति मत करो, सुरक्षा के विषय पे तो राजनीति मत करो। ये जो विषय है उसको शांति से निपटाने दो और सरकार पूरा प्रयास करे। कांग्रेस क्या करे? अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। दूसरा, यूसीसी का विषय है, उस पर बात नहीं करते तो इनके अपीसमेंट की पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, इनका वोट बैंक बीच में आ जाता है। ये वही लोग हैं जो एक मुस्लिम महिला को अधिकार मिल जाता है तो उससे, लेकिन पार्लियामेंट में जाके ये उन अधिकारों को छीन लेते हैं। हाँ सही जी, बोलिए, आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि समय बचा नहीं मेरे पास, जल्दी से सही जी। अमित जी हाँ, इनको सरकारें गिराने की चिंता है, इनको जो है पार्टियां तोड़ने सर, आप भी कम नहीं थे सर, आपने भी खूब खेल खेला अपने समय में। कितना झूठ बोल रहे थे सर, यही ये जो आरोप आप आज इनके ऊपर लगा रहे हैं, ये आरोप आपके ऊपर भी लगते हैं सर। ठीक है, दुख जताया। सही जी, जल्दी से, सही जी जल्दी से, आखिरी कमेंट आपका, समय नहीं बचा है, वाइंड अप करना मुझे जल्दी से। वो बेघर कर दिया गया। अमित जी, सही जी, हाँ अमित जी, मुझे जरा से ये बता दीजिए कि पाकिस्तानी जासूस चमन लाल कौन था? पाकिस्तानी जासूस अच्युतानंद मिश्रा कौन था? पाकिस्तानी जासूस विकास पांडे कौन था? और आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर कौन थी? ये जासूसी करने वाले, और ठीक है, जल्दी से खेमचंद जी 10 सेकंड में, खेमचंद जी जल्दी से 10 सेकंड में। ऑनरेबल एमपी है, अपना जवान संभाल के बात करो। आप जैसे ही लोग आतंकवादियों को पैदा करते हैं, आतंकवादियों को सह देते हैं, आप जैसे लोग आतंकवादियों से कम नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का। माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूँ, माफी के साथ आप सभी को मैं एक बार फिर से रोक रहा हूँ सर, समय मेरे पास बचा नहीं है, समय मेरे पास इतना ही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। बहुत ज़्यादा ये गंभीर विषय है और इसको लेकर अब चर्चा देश भर में छिड़ चुकी है कि सरकार यूसीसी लेकर आ रही है, सरकार यूसीसी ला रही है तो उसका स्वागत भी है, लेकिन सरकार को यूसीसी से पहले एनआरसी लाना चाहिए और दोनों को अगर साथ लाना चाहती है तो उसका भी देश स्वागत कर रहा है, क्योंकि घुसपैठियों को देश से बाहर करना ही होगा। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए घुसपैठिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ज़्यादा खतरा ये हो सकते हैं और इसीलिए एनआरसी के साथ साथ यूसीसी के साथ साथ एनआरसी भी आप लेकर आइए। यानी कि आप यूसीसी ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम फिर से उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एनआरसी भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। देखिए, मैं